हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफिस बाय आकृति। आज की इस वीडियो से हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम दैट इज बीएसए ये शुरू करने वाले हैं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम एक ओवरव्यू लेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जो पर्पस है, ऑब्जेक्टिव है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड देन लेटर ऑन जो बाकी की आपकी वीडियोस रहेंगी उसमें हम प्रोविजन बाय प्रोविजन हर चीज़ डिस्कस करते चलेंगे विद द केस लॉस। ओके, नाउ व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस वीडियो, सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस क्यों किया गया। ऑब्वियस सी बात है, इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है और उसकी जगह पे आपका क्या आया है, बीएसए आया है। एंड उसका रीजन क्या है दैट यू शुड नो। द सेकेंड टॉपिक दैट वी विल बी कवरिंग, की डिफरेंसेस इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में। देखिए, जब हम प्रोविजन पढ़ेंगे तब तो हम अच्छे से चीज़ों को समझेंगे, बट एटलीस्ट जब एक होता है ना बर्ड आई व्यू, आपको पता होना चाहिए। इफ समबडी आस्क यू कि अच्छा आप बताइए ब्रीफ में कि इंडियन एविडेंस एक्ट और बीएसए में डिफरेंस क्या है, तो दैट यू शुड नो, एंड वही हम इसमें कवर करने वाले हैं। एंड थर्डली हमने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड में डिफरेंस समझना है। अब ये डिफरेंस समझना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा जब आप सेकेंड टॉपिक पढ़ रहे होगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट topic is why this Indian Evidence Act considered outdated for replacement. Reasons बहुत obvious से हैं और आपको पता भी होंगे अगर आप अपना common sense apply करते हैं। Firstly, that it is the colonial legacy. आपको पता है जब इंडियन एविडेंस एक्ट एनैक्ट किया गया था, इट वाज इन 1872। कितना पुराना कानून है, एंड इट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ब्रिटिशर्स। जब यहाँ पे कॉलोनियल रूल था उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को लाया। सो वो एक जो कानून है वो आज के टाइम के हिसाब से, कंटेम्प्ररी इंडियन सोसाइटी के हिसाब से सेट नहीं बैठता है, इस वजह से बीएसए लाया गया। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं जो वो कॉलोनियल रेफरेंसेस हैं, ठीक है, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए भी इस एक्ट को एनैक्ट किया गया, सो दैट कि हमें लगे कि हाँ जी हमारा अपना भारत का खुद का एक कानून है एविडेंस के, जो पूरा एविडेंस के प्रोसीजर को बताता है। ठीक है, तो वेरी फर्स्ट रीजन दैट इट वाज अ कॉलोनियल लेगेसी। ठीक है, एंड वी डोंट वांट इट इन टुडेज टाइम, राइट। और इसमें कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज किए गए हैं जो कि आज के टाइम पे वो उतने ज्यादा मतलब वैलिड आप नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो कि वो समझ में नहीं आते। ठीक है, ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो बहुत ओल्ड हो चुकी हैं, बहुत पुरानी हो चुकी हैं, जो कि आज के टाइम पे यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो उन सभी टर्मिनोलॉजीज को भी इसमें रिमूव किया गया है, राइट। द सेकेंड थिंग, द सेकेंड रीजन इज द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। ये तो मेजर रीजन है ना, ये तो मेजर रीजन है। नाउ 1872 का एक्ट 2024 में कितना ही वैलिड होगा, या उसका मतलब आप खुद ही सोच सकते हो कि 1872 में जब ये एक्ट बना था उस टाइम पे तो ये क्या कह सकते हो आप, एप्रीहेंड भी नहीं किया जा सकता, एंटिसिपेट भी नहीं किया जा सकता है कि टेक्नोलॉजी जैसी कोई चीज आएगी। ठीक है, मोबाइल फोन्स एग्जिस्ट करेंगे या कंप्यूटर्स होंगे, ये सब चीजें तो उस टाइम पे एंटिसिपेट भी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में ये जो डिजिटल एविडेंसेस से रिलेटेड चीजें या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जो बातें हम करते हैं, उसके लिए हमारे पास वेल डिफाइंड प्रोविजंस नहीं थे, राइट। पहले के टाइम पे अब ब्रिटिशर्स को ये पता था कि जी कोई चीज है, किसी चीज को रिकॉर्ड करके रखना है तो आप एक पेज पे रिकॉर्ड कर रहे हो, राइट। और इन पेजेस से बन रही है एक फाइल, राइट। तो ज्यादा से ज्यादा हमको अगर कुछ रेफर करना है सबूत के तौर पे तो हम ये फाइल देखेंगे, भाई हम ये डॉक्यूमेंट देख लेंगे, राइट। लेकिन अब हर चीज किस पे है, कंप्यूटर्स पे है आपकी। आप हर चीज अपनी किस में रखते हो, आप अपने कंप्यूटर्स में, अपने फोन्स में, लैपटॉप पे रख रहे हो, तो पेपर का यूज तो ना के बराबर ही हो चुका है, बिकॉज हर चीज जो है एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करी जा रही है। तो दैट इज वाई, बिकॉज अब हमें कोई भी चीज अगर इसमें स्टोर्ड है और इसका हमें रेफरेंस देना है एविडेंस के तौर पे,
तो उसके लिए तो हमारे पास इसमें प्रोविजंस ही नहीं थे इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें कुछ नया कानून चाहिए जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात हो, जिसमें आज की जो रियलिटी है डिजिटल एज की, उसको कहीं ना कहीं क्या किया जाए, उस नीड को केटर किया जाए। द थर्ड रीजन was the inadequate adaptation to modern legal needs। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप मॉडर्न लीगल नीड्स देखो तो हमारा, आपको पता है, जुडिशरी जो है काफी हद तक क्या हो चुका है, यू कैन से दैट कि वो ऑनलाइन ऑनलाइन बहुत सी चीजें जुडिशरी जो है अपना चुका है। आपके जो हियरिंग की डेट्स होती हैं वो भी आजकल आपकी इको सर्विस ऐप पे देखने को मिल जाती है ना। इसके लिए भी एक ऐप आ चुकी है। जब हर चीज डिजिटलाइज हो गई है आपके पूरे जुडिशियल सिस्टम में, तो व्हाई नॉट द प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंसेस शुड बी डिजिटल, राइट। जो वे है एविडेंसेस को प्रेजेंट करने का कोर्ट में, वो क्यों पुराना रहे जब हर चीज जुडिशियल सिस्टम में क्या हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है। तो दैट इज वाई जो आपका इंडियन एविडेंस एक्ट था दैट वाज इन एडुकेट रीजन बीइंग दैट मॉडर्न लीगल नीड्स को वो प्रॉपरली कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था, फुलफिल या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा था। द फोर्थ रीजन इज क्लैरिटी एंड स्ट्रक्चर। देखिए, आपका जब आईटी एक्ट आया था 2000 में, तो बहुत से प्रोविजंस में चेंजेस लाए गए थे, बट स्टिल वो चेंजेस आए, लेकिन क्योंकि पूरा एविडेंस एक्ट जो था आपका वो पुराने तरीके से बना था, तो उसकी वजह से काफी ज्यादा कंफ्यूजन अराइज हुई। ठीक है, खास करके सेकेंडरी एविडेंस जो आपका रहता है, दैट इज योर एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस बोला, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, है ना। तो इससे रिलेटेड बहुत सी कंफ्यूजन्स देखने को मिली और इसके ऊपर इतने केस लॉज भी आए, एंड मेनी अ टाइम्स सुप्रीम कोर्ट को इसको बार बार इंटरप्रेट करना पड़ा। रीजन भी क्योंकि क्लियरर डेफिनेशंस नहीं थी। ठीक है, क्लियरर डेफिनेशन ना होने की वजह से बार बार इंटरप्रिटेशंस जो है सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी कि अच्छा, अगर ये सर्टिफिकेट देना है तो किस फॉर्म में देना है, ये भी डिफाइन नहीं था। अच्छा जी, आपके जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं वो सेकेंडरी एविडेंस होंगे या प्राइमरी एविडेंस होंगे, उसके रिलेटेड भी कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो इंटरप्रिटेशंस काफी देनी पड़ी। उसके बाद आ जाता है एविडेंस का जो स्कोप था, क्योंकि वो एक्सपैंड करना था, उस वो भी एक रीजन रहा कि एक नया कानून लाया गया। ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट में जो आपका एविडेंस है उसकी अगर आप डेफिनेशन देखेंगे, दैट वाज आल्सो लिमिटेड। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि डिजिटल रिकॉर्ड्स जैसी चीज मेंशन्ड हो। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंशन थे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंशन थे, बट डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था। वेट अ मिनट, डिजिटल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं था, राइट। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में मेंशनिंग थी। अब डिजिटल रिकॉर्ड्स का क्या? ठीक है, आपको पता है जब वकील डिफेंस तैयार करते हैं तो वो इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़ते हैं कि देखिए, एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंशन्ड है, डिजिटल रिकॉर्ड्स कहीं मेंशन नहीं है। तो फिर जो है कोर्ट भी फंस जाती है कि आप इस चीज से कैसे निकला जाए, और इन्हीं लूप होल्स का फायदा उठाते हैं वकील और वो पार्टीज जिनको अपना डिफेंस लेना होता है, राइट। हाँ जी, तो हम कहाँ थे, एविडेंस के स्कोप को बढ़ाया। इनफैक्ट जो सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन थी उसको भी एक्सपैंड किया गया, उसमें कुछ चीजें जो हैं इंक्लूड की गई जो कि आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं थी। एंड दैट्स द रीजन दैट द न्यू एक्ट हैज बीन एनैक्टेड इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ द एविडेंस। देन प्रोसीजरल एफिशिएंसी, ऑब्वियस सी बात है, प्रोसीजर में बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की रिक्वायरमेंट थी। एज आई टोल्ड यू अर्लियर जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक कि खासकर एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, एंड सुप्रीम कोर्ट को टाइम टू टाइम इंटरप्रेट करना पड़ रहा था कि
अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को क्या करना है, एडमिसिबल करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना होगा। ऑल दो 65B वॉज देयर, बट फिर भी उसको इतने अच्छे से जो है फ्रेम नहीं किया गया था वो प्रोविजन, कि वो एफिशिएंट प्रोसीजर एक एफिशिएंट वे में नहीं नजर आ पा रहा था। उसी चीज को हटाने के लिए, प्रोसीजर में एफिशिएंसी लाने के लिए और पूरा तरीका बताने के लिए कि नाउ हाउ दिस electronic records will be admitted in the courts and what is the whole procedure behind the admissibility, वो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बहुत अच्छे से दिया गया है। एंड ये बिल्कुल जो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है, आज का जो फ्रेमवर्क है, आज की जो लीगल नीड्स है, उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, अच्छे से सपोर्ट कर पा रहा है। चलो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपके पास 3 पार्ट्स थे और 11 चैप्टर्स थे। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपके पास 4 पार्ट्स हैं, 12 चैप्टर्स हैं और एक शेड्यूल है। ये जो पूरा शेड्यूल है ना, इस शेड्यूल में आपको फॉर्मेट बताया है कि जो सर्टिफिकेट है ना, हमें सर्टिफिकेट देना पड़ता था जब भी हमको कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है एज एन एविडेंस देना है, तो फॉर दैट वी हैव टू सबमिट द सर्टिफिकेट एज वेल। और उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो कहीं पे भी आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में डिफाइन नहीं था। भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने उसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर एक शेड्यूल बनाया और उस शेड्यूल में प्रॉपर फॉर्मेट दिया है उस सर्टिफिकेट का। सो 4 पार्ट्स, 12 चैप्टर्स। इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल सेक्शंस 167 थी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आपके पास 170 सेक्शंस हैं। ठीक है, और इसके पार्ट्स कितने हैं, एज वी डिस्कस 4 पार्ट्स हैं, और इन 4 पार्ट्स में क्या है, first part is the preliminary clause, the second part is the relevancy of facts, third part is on proof, and third is the production and effect of evidence। तो जो relevancy of facts है कि कौन से facts relevant facts कहलाते हैं, थर्ड पार्ट में है कि जो प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, और जो फोर्थ पार्ट है दैट इज कि एविडेंस कैसे प्रोड्यूस किए जाएंगे, कब, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन, ये सब चीजें आपकी पार्ट 4 में है। ठीक है, अब हम देखते हैं की डिफरेंसेस कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में और इंडियन एविडेंस में एक्ट में जो है की डिफरेंसेस, मेजर डिफरेंसेस क्या है। सबसे पहला है सेक्शन 1 का डिफरेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में स्पेसिफिकली मेंशन था कि इंडियन एविडेंस एक्ट विल बी एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया, तो एक टेरिटोरियल एक्सटेंट बताया था। लेकिन बीएसए में आपको ये टेरिटोरियल एक्सटेंट देखने को नहीं मिलेगा। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्या रीजन है। तो पॉसिबल रीजन ये हो सकता है कि क्यों बीएसए में आपका ये जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है, ये चीज क्यों मेंशन नहीं है कि दैट इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। उसका रीजन ये बोला गया कि ऐसे एविडेंसेस या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो कि फॉरेन लैंड पे जनरेट हुए हैं, है ना, जो कि फॉरेन में जनरेट हुए हैं, उनको कैसे एडमिट किया जाएगा एज एन एविडेंस, वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। एज आई टोल्ड यू कि एडवोकेट्स आर वेरी स्मार्ट, वो छोटे छोटे वर्ड्स को पकड़कर, ठीक है, पूरा डिफेंस ले लेते हैं। एंड दैट्स द रीजन कि बीएसए में ये चीज नहीं डाली गई कि दैट बीएसए इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, या टेरिटोरियल एक्सटेंड नहीं बताया गया, क्योंकि ऐसे एविडेंसेस जो कि आउटसाइड इंडिया जनरेट हुए हैं, फिर वो एडमिसिबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं जो है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है ना, एडमिसिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लग जाता। और वो रिकॉर्ड्स जो कि बाहर जनरेट हुए हैं, अगर वो किसी पर्टिकुलर केस में बहुत ज्यादा रेलिवेंट है, कोई वीडियो है या फिर कोई भी किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट है जो कि ऑन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जनरेटेड है, एंड यू वांटेड टू प्रेजेंट एज एन एविडेंस इन द कोर्ट, तो आपको क्या पता अगर ये चीज मेंशन हो जाती तो आप ना कर पाते और एडमिसिबिलिटी पे ये क्वेश्चन अराइज होता। आई होप इतनी चीज क्लियर होगी। देन स्कोप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस। इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में रखा था, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसको प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में रखा है। देखो, ये प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंसेस क्या है।
आपके दो तरह के एविडेंसेस होते हैं। वेट अ मिनट। आपके दो तरह के एविडेंसेस होते हैं, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, राइट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में आते हैं आपके प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी इंक्लूडेड हैं। इनफैक्ट ये तो आपके इंडियन एविडेंस एक्ट में भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब डिजिटल एविडेंसेस को भी इंक्लूड कर दिया गया है। सो इट वाज अर्लियर इंडियन एविडेंस एक्ट में भी, बट डिजिटल एविडेंसेस वर नॉट देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट। ये बीएसए में ही इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ठीक है। अब इसमें आते हैं प्राइमरी एविडेंस एंड सेकेंडरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस को बोलते हैं बहुत अच्छा एविडेंस है, ये गुड एविडेंस है ना, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू इज रियली हाई, गुड एविडेंस, वाओ, ऐसा वाला। एंड सेकेंडरी एविडेंस इज नॉट सो गुड एविडेंस, काम चलाओ वाला है, ठीक है, नॉट सो गुड एविडेंस। बट ऑब्वियसली एविडेंस कंसीडर किया जा रहा है, बट नॉट सो गुड एविडेंस। तो अब फायदा क्या हुआ, क्योंकि इसको सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में रखा गया था, तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के ऊपर उतना रिलाई नहीं किया जा रहा था, क्योंकि नॉट सो गुड एविडेंसेस है ना ये, सो उतना रिलाई नहीं किया जाता था। जबकि आजकल हर चीज जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है और आप उस पर इतना रिलाई नहीं कर रहे हो, उसको सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में रख रहे हो, विच इज नॉट अ गुड थिंग, राइट। तो किस तरीके से अपना केस जो है लोग एस्टैब्लिश कर पाएंगे जब उसको सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में रख रहे हो। वहीं पे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इसको अब प्राइमरी एविडेंस की कैटेगरी में रखा है, और जिसकी वजह से उसके जो लीगल स्टैंडिंग है, वो लीगल फुटिंग जो है वो स्ट्रांग हुई है, एडमिसिबिलिटी पे भी फर्क पड़ा है। अब आते हैं एविडेंस की डेफिनेशन। एविडेंस की डेफिनेशन पहले बहुत लिमिटेड थी, ठीक है, उसमें डिजिटल फॉर्मेट्स इंक्लूडेड नहीं थे, प्लस स्टेटमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकली दी जा रही हैं वो भी इंक्लूडेड नहीं थे। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, मैंने आपको कहा कि ओरल एविडेंसेस होते हैं, तो ओरल एविडेंसेस दिए जाते थे कोर्ट के सामने, लेकिन ओरल एविडेंसेस इज व्हाट, स्टेटमेंट्स है ना। कोई विटनेस है, कोई विटनेस है, वो क्या दे रही है, स्टेटमेंट्स दे रही है, किसको दे रही है, कोर्ट को दे रही है। अब मान लो यही स्टेटमेंट विटनेस दे रही है, कोर्ट को दे रही है, लेकिन अब इसमें ऐड हो गया कि अगर वो मान लो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दे रही है, वीसी के थ्रू है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अगर ये स्टेटमेंट कोर्ट को दी जा रही है बाय द विटनेस, तो ये भी इंक्लूडेड है अब ओरल एविडेंस की कैटेगरी में। तो अर्लियर इन इंडियन एविडेंस एक्ट सिर्फ वही स्टेटमेंट्स जो कि कोर्ट के सामने इन पर्सन दी जाती थी, इन पर्सन दी जाती थी, वही एडमिसिबल होती थी। वो स्टेटमेंट्स जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दी जा रही है बाय द विटनेस, उसकी एडमिसिबिलिटी या वो कौन से टाइप का एविडेंस है वो मेंशन नहीं था। अब ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक मोड में दी गई हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स वेयर इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो भी आपका क्या कहलाएगी, ओरल एविडेंस कहलाएगी। और अब ये बीएसए में आपका स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, विच इज वेरी गुड थिंग, है ना। ओके, और साथ ही साथ पहले मैंने आपको कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब हम पढ़ रहे थे, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात की गई, और ये अमेंडमेंट आईटी एक्ट 2000 से लाई गई थी, है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आपके क्या कंसीडर किए जाएंगे, एज ए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कंसीडर किए जाएंगे, बट डिजिटल रिकॉर्ड्स का कोई मेंशनिंग नहीं थी। ये मेंशनिंग आपकी बीएसए में हुई है, ठीक है। देन कम्स द एक्सपर्ट टेस्टिमनी। एक्सपर्ट टेस्टिमनी का जो स्कोप है, ये जो इसका स्कोप है, इसको भी कहीं ना कहीं क्या कर दिया गया है, एक्सपैंड कर दिया गया है। पहले एक्सपर्ट ओपिनियन मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड थे
टू हैंड राइटिंग टू साइंस टू फॉरेन लॉ। बट अब बीएसए अलाउ कर रहा है कि एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो बाकी फील्ड्स के लिए भी दिया जा सकता है। तो एक्सपर्ट टेस्टिमनी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में अब उसका जो स्कोप है वो एक्सपैंड कर दिया गया। वो सिर्फ ये नहीं कि हाँ एक्सपर्ट का ओपिनियन हम हैंड राइटिंग के लिए ले रहे हैं या किसी फॉरेन लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो उसके लिए ले रहे हैं। अब ओपिनियन और भी चीजों में लिया जा सकता है, एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है। नाउ इंक्लूजन ऑफ डिजिटल लैंग्वेज। आर्किक लैंग्वेज जो थी दैट हैज बीन रिमूव्ड क्योंकि इट वाज देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट, बट इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये सभी टेक्सेस जो कि बहुत पुराने टाइप के थे उन सबको हटा दिया गया। देखिए बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जिसे एक मेरे दिमाग में अभी वर्ड आ रहा है रेविस्ट। ठीक है, रेविश वर्ड यूज किया जाता था इंस्टेड ऑफ रेप, है ना। एंड वी आर एक्वेंटेड विद द वर्ड रेप्ड। आज की जो हम टाइम में यूज करते हैं वर्ड दैट इज रेप्ड नॉट द रेपिस्ट। तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज को रिप्लेस कर दिया गया है, उसकी जगह पे जो आज के टाइम पे टर्म्स यूज होते हैं उसे क्या कर दिया गया है, इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। एंड बहुत सी जगह पे जहाँ पे माई मैजेस्टी, ठीक है, यूके का कुछ पार्लियामेंट का मेंशनिंग है, ये सारे के सारे टेक्स्ट को हटा दिया गया है। ठीक है, ये डिफरेंस आया। देन सेकेंडरी एविडेंस को एक्सपैंड कर दिया गया है। पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट में सेकेंडरी एविडेंस को डिफाइन किया गया था दैट वाज नैरो डेफिनेशन। अब इसकी डेफिनेशन को एक्सपैंड करके जो भी ओरल एडमिशंस हैं, रिटन एडमिशंस हैं, बाय वे ऑफ जो प्लीडिंग्स में एडमिट कर दिया जाता है वो रिटन एडमिशंस होती हैं, उसको भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि हाँ जी ये जो है ये क्या है, सेकेंडरी एविडेंसेस हैं। ठीक है। Then your testimonies from the individual skilled in document examination. In fact, opinion of the experts in the document examination, उस चीज को भी सेकेंडरी एविडेंस माना गया है। ठीक है, तो ये भी, तो तीन चीजें ऐड की हैं, ओरल एडमिशंस, रिटन एडमिशंस एंड द टेस्टिमनी फ्रॉम द इंडिविजुअल्स हु आर स्किल्ड इन डॉक्यूमेंट। सपोजिंगली कोई डॉक्यूमेंट बहुत हेफ्टी डॉक्यूमेंट है जो कि कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता, आपको उस डॉक्यूमेंट का सिर्फ कुछ पार्ट जो है वो प्रूव करना है, तो उसके लिए कोई भी एक्सपर्ट जो कि उस हेफ्टी डॉक्यूमेंट में से वो पोर्शन जितना आपको चाहिए वो निकाल सकता है, तो वो जो उसकी टेस्टिमनी है, जो वो बात कह रहा है, वो क्या होगी, वो आपके सेकेंडरी एविडेंस में फॉल करेगी। देन प्रोसीजरल चेंजेस आई हैं। तो प्रोसीजरल चेंजेस में मैंने आपको वही बताया, मेजरली इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एडमिसिबिलिटी से रिलेटेड का पूरा प्रोसीजर जो है वो अब अच्छे से बताया है बीएसए में। अब चेंजेस का इम्प्लीकेशन क्या होगा, ऑब्वियसली जो कंटेम्प्रेरी लीगल नीड्स थी उसको अडेप्ट किया गया है इन द बीएसए। क्लैरिटी है प्रोविजन से रिलेटेड, डेफिनेशंस में आपकी क्लैरिटी देखने को मिल रही है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको भी बीएसए अच्छे से एड्रेस कर पा रहा है। सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द चेंजेस। अब मैंने आपको कहा था स्टार्ट होने से पहले सेशन के कि आपको मुझे क्यों डिफरेंस बताना है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड में, क्योंकि यहाँ पे हमने जब की डिफरेंस पढ़ा तो यहाँ पे हमने कहा कि पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंशन था, है ना। आपके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पे मैंने आपको कहा था कि ऐड किया गया आईटी एक्ट से ऐड किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, और आपका डिजिटल रिकॉर्ड की कोई मेंशनिंग वहां पे नहीं थी। ये डिजिटल रिकॉर्ड की मेंशनिंग जो है वो बीएसए में ही हुई है और अंडर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही इसे रखा गया है। करेक्ट, अंडर इसे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही रखा गया है। सो वी शुड नो ना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में और डिजिटल रिकॉर्ड्स में डिफरेंस क्या है। और पहले तो आपको लगा होगा कि यार इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स ही तो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं, नहीं। देखिए कानून, लॉ एक ऐसी चीज है, हर एक वर्ड के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। अदरवाइज एज ए सेड कि
लूप होल्स निकाल लिए जाते हैं और उन लूप होल्स के बेसिस पे उसको कुछ से कुछ इंटरप्रिटेशन देके केस अपने फेवर में कर लिया जाता है. सो दैट इज वाई एक क्लैरिटी जब होती है वर्ड से रिलेटेड, तो उसके जो आप कह सकते हो कि उसका फायदा कम उठाया जा सकता है फिर उस, बिकॉज लूप होल है नहीं है तो फायदा उठाने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स क्या है? ऐसे कोई रिकॉर्ड्स जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे क्रिएटेड है, ऐसा कोई रिकॉर्ड जो कि क्रिएटेड है, स्टोर्ड है या मैनेज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यूज करके. कंप्यूटर का यूज कर रहे हो और उसमें कुछ क्रिएट या स्टोर कर रहे हो, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है. अपने फोन में कुछ स्टोर कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो या मैनेज कर रहे हो अपने फोन से, वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है. ठीक है. सो देर आर वेरियस वेराइटी ऑफ फॉर्मेट्स एंड टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है. एक यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है कि सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं, बट सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो हैं वो डिजिटल रिकॉर्ड्स नहीं होते. अब ऐसा क्यों कहा गया है अभी आपको समझ में आएगा. सबसे पहले देखो कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है क्या. एग्जाम्पल है ना, आप चाहोगे ना कि आपको एग्जाम्पल से समझ में आए, तो ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, स्प्रेडशीट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, डेटाबेस एंट्रीज जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है. जैसे कि आप अगर केमिस्ट शॉप पे जाएंगे और आप कोई मेडिसिन मांगते हैं तो वो कंप्यूटर में है ना कुछ टाइप करते हैं आपकी मेडिसिन का नाम, और वो उनको पता चल जाता है कि हाँ जी हमने ना इस दुकान में इस सेक्शन में ये मेडिसिन रखी है. सो व्हाट इज दिस? दीज आर द डेटाबेस एंट्रीज जो कि एक हेल्प कर रही है बिजनेस को रन करने में. एमएस एक्सेल जो है उसके बारे में सबको पता है, ईमेल्स के बारे में पता है, तो दीज आर द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. अब जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स होते हैं उनके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. अब जैसे डेटाबेस एंट्रीज हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है इसको मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए. ठीक है. एंड यूजुअली इसको बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है. डिजिटल रिकॉर्ड्स जो होते हैं दे आर समथिंग, ऐसे रिकॉर्ड्स जो कि हाँ एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे ही क्रिएट किए गए हैं, बट ये इजीली व्यूड हैं, इनको आसानी से देखा जा सकता है. ठीक है. आसानी से यूज किया जा सकता है, इजीली यूज्ड. ठीक है. एंड इजीली यूज बाय मेनी पीपल. तो ये यूजर फ्रेंडली है. जैसे कि आपके पीडीएफ डॉक्यूमेंट, कोई भी इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकता है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती, कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की नीड नहीं होती है. फोटोज को कोई भी एक्सेस कर सकता है, क्या फोटोज के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है आपको? सोशल मीडिया पोस्ट्स, ठीक है, इसको भी कोई भी एक्सेस कर सकता है, शेयर कर सकता है. तो ऐसा कोई भी रिकॉर्ड, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो कि बहुत यूजर फ्रेंडली है, इजीली एक्सेसिबल है, वो डिजिटल रिकॉर्ड की कैटेगरी में फॉल करेगा. ठीक है. सो ये की पॉइंट्स हैं related to your digital records. Digital records are easy to access, used without special softwares. They often allow for editing and sharing among users. They can be created digitally from the start or converted from physical formats. ये वाला पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे पीडीएफ किसी को बनानी है ना, पीडीएफ फाइल बनानी है, तो देर आर पेजेस, 3 पेजेस पड़े थे, मैंने कहा मुझे इसका पीडीएफ चाहिए, तो मैंने क्या किया, इनकी पिक्चर क्लिक करी एंड ऑप्शन होते हैं हमारे पास. ठीक है. कि हाँ अगर हम एक ऐप इंस्टॉल करेंगे तो ये 3 पेजेस जिनकी मैंने पिक्चर क्लिक करी है ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो ये क्या है, ये भी डिजिटल रिकॉर्ड्स होते हैं. ठीक है. सो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स थोड़ा फॉर्मल प्रोसेस आ गया, ऐसा प्रोसेस जो कि यूजुअली ऑफिस वर्क के लिए, जैसे ईमेल्स भी आप ऑफिस वर्क के लिए यूज करते हैं, एमएस एक्सेल आप ऑफिस वर्क में यूज करते हैं, डेटाबेस एंट्रीज ये तो होती बिजनेस मैनेजमेंट के लिए है. ठीक है. वहीं पे आपके जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं दे आर लाइक वेरी इजी टू यूज, उसका शेयरिंग भी होता है, ऐसा नहीं है कि वो फॉर्मल है, दे आर इनफॉर्मल वेज है. इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, बट डिजिटल रिकॉर्ड्स किसी भी डिवाइस पे ओपन हो सकते हैं, किसी भी डिवाइस पे आप उसे शेयर कर सकते हो. सो ऑब्वियसली डिजिटल रिकॉर्ड्स का जो इंटरेक्शन है दैट इज मोर एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स. तो दैट इज वाई इट्स बीन सेड कि सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तो हैं क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे क्रिएट, मैनेज या स्टोर किए गए हैं, बट सभी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डिजिटल रिकॉर्ड्स इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स
जो है वो काफी इनफॉर्मल वे है, ठीक है, सॉरी नॉट इनफॉर्मल, दे आर फॉर्मल वन, ठीक है, दे आर फॉर्मल वन। अब डिजिटल रिकॉर्ड्स भी आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, है ना, जैसे हमने यहाँ पे दिख रहा है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स आर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बिकॉज रीजन क्या है, बिकॉज दे आर क्रिएटेड, स्टोर्ड एंड मैनेज्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। बट आपके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स सभी के सभी डिजिटल रिकॉर्ड्स इसलिए नहीं है क्योंकि डिजिटल रिकॉर्ड्स ज्यादा जो है यूज करने में दे आर इजी, ठीक है, दे आर इजी टू यूज, राइट। वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के साथ ऐसा नहीं है, दे आर इजी टू यूज। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स। पहले हमें लगता था, ठीक है, इनफैक्ट मुझे भी लगता था कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स वन एंड द सेम थिंग, बट नहीं, ये सेम चीज नहीं है। और इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि अच्छा डिजिटल रिकॉर्ड्स बिकॉज इट इज नॉट मेंशन्ड इन द इंडियन एविडेंस एक्ट, इट मीन्स दैट आप डिजिटल रिकॉर्ड को एज एन एविडेंस प्रेजेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। So, this is it for today's session. If you like the session, do subscribe the channel, like the video, and share it with your friends. Thank you so much.